पहले वाले एक्सरसाइज किए तुमने? 4 वाली। हाँ पूरी 3 भी 3 4 4 के 11 क्वेश्चन कंप्लीट कर बाकी 3 बाकी हो गई। 3 हो गई। 2 1 2 3 पूरी हो गई है। ठीक है तो वो कंटिन्यू कर। हाँ आया समझना, आपको समझ में चलो अभी देखो, अभी एक टिपिकल टाइप है ये, पूरा ध्यान बोर्ड पे। ठीक है चलो dy by dx प्लस py इक्वल टू q। पहले तो इस फॉर्मेट को अपने ऐसे मन में डालो, दिमाग के अंदर फिट करो कि क्या लिखा हुआ है, अच्छे से डालो। ये dy by dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। क्या मेमोरी में फीड किया तुम लोगों ने? अभी ध्यान दो, कोई भी इक्वेशन ऑफ दिस फॉर्मेट where p and q are constants, यहां तो मैं आपको बोलूंगा कि इसको ऐसे बोलो कि दे आर कोएफिशिएंट्स या फंक्शंस ऑफ x। समझे? मतलब वो बेसिकली तुम्हारा कोई एक फंक्शन रहे। अब ये इक्वेशन दी हुई है, से सपोज ऐसे ही रैंडम इक्वेशन दी हुई है। अब तुम लोग तो बोलोगे सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन, तुमको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि सॉल्व दिस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब आप लोग सॉल्व करोगे। अब सॉल्व करने जाएंगे तो हमारा सबसे पहला अप्रोच होना चाहिए कि कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करना, जो हमने पहले बता सीखा डिफरेंशियल इक्वेशन। जब हम इसको कॉन्स्टेंट्स को एलिमिनेट करेंगे तो यहाँ पे एक बार निकल जाएगा, पर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं बनेगी। यहाँ पे डी स्क्वायर बाई डी एक्स बनेगी, यहाँ पे डी वाई बाई डी इक्वल टू 0 बन जाएगा। तुम डी वाई बाई डी एक्स कॉमन निकाल दोगे, वहाँ फेंक दोगे और तुम लोग बोलोगे कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 आएगा, जो कि नॉन डिफरेंशिएबल इक्वेशन बनेगा। कोई डिफरेंशिएबल इक्वेशन तुम्हारी एग्जैक्ट फॉर्मेट की नहीं बनेगी। फिर तुम यहाँ पे सोचोगे कि वेरिएबल सेपरेबल थे, जो कि पॉसिबल नहीं होगा। समझे? वेरिएबल सेपरेबल पॉसिबल इसमें हो जाएगा, बाकी में नहीं होगा। इसमें हो जाएगा वाई को आप लोग इधर ले लोगे, डी एक्स को उधर ले लोगे, वाई माइनस 2 को नीचे ले लोगे, तो यहाँ पे वेरिएबल सेपरेबल हो जाएगा, लेकिन बाकियों में नहीं होगा जो उसकी इक्वेशन बनेगी। तो तुम्हारे पास एक अभी ऑप्शन बचेगा कि फॉर्मेट चेक करना। फॉर्मेट यहाँ पे बहुत अच्छा दिया हुआ है कि dy by dx प्लस py इक्वल टू q, जो कि मेरी इक्वेशन कुछ ऐसे दिख रही है। dy by dx इज इक्वल्स टू py इक्वल टू q, where p is 1 and q is 2। बच्चे हम मिस्टेक करते हैं, p को y लिख लेते हैं। p को क्या लिख लेते हैं? y। ये नहीं लिखना है। P जो है स्पेसिफिकली जो P है वो y का कोएफिशिएंट होगा। P जो है वो y का कोएफिशिएंट होगा, वो y नहीं होगा। समझे? वो क्या रहेगा? y का कोएफिशिएंट रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल इजी वाला नहीं वाला dy by dx प्लस साइन सेक dx y sec x इक्वल टू 10x। अब कंपेयर करोगे तो ये dy by dx प्लस py इक्वल टू q। अब यहाँ पे p क्या है? sec x, q क्या है? tan x। समझे? ये टर्म पूरा का पूरा q है और p टर्म y का कोएफिशिएंट है। पहले तो आपको ये पहचानना बहुत जरूरी है। सबसे बड़ी पहली आखिरी मिस्टेक बच्चे इसी में ही करते हैं। ये सबसे प्राइम मिस्टेक है जो बच्चों को होती है। हालांकि है बहुत इजी है। पहले आपको फिगर आउट करना है कि p क्या है और q क्या है। पहले आपको ये दो चीजें फिगर आउट करनी है। इस वाले टाइप वेयर the equation will be of the format dy by dx plus py equal to q। अब ऐसा भी दिया जा सकता है dy by dx
माइनस एक्स इक्वल टू से साइन एक्स वाई। खाली क्या करना है आपको, अदला बदली करनी है, समझे। यहाँ पे आप लिख लोगे dy बाय dx माइनस साइन एक्स वाई इक्वल टू एक्स, समझे। हालांकि मैं बोलूँगा इसको ऐसे लिखो, प्लस ऑफ माइनस साइन एक्स। तो आपको p मिल जाएगी, p स्पेसिफिकली क्या है, माइनस। फॉर्मेट चेंज मत करो, फॉर्मेट और साइन चेंज मत करो। अगर ये क्लियर है तो आगे बढ़े। इक्वेशन का जनरल फॉर्मेट क्या है बोलो, dy by dx plus py equal to q, समझे। dy by dx plus py is equals to q। अब अगर ये आया तो करना क्या, ये आया तो तुमको एक टर्म याद करना है जिसको हम बोलते हैं IF, known as इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अब बहुत बार स्पेसिफिकली हमारे सीटी और बोर्ड में, जेई की बात नहीं कर रहा हूँ, जेई में तो ये सब ऐसा घुस के कहीं आएगा, मतलब डायरेक्टली ये सब कभी भी नहीं आएगा। इंटीग्रेशन के अंदर सॉल्व करने के लिए या डिफरेंशियल के अंदर सॉल्व करने के लिए आएगा, समझे। पर सीटी और बोर्ड में इंटीग्रेटिंग फैक्टर डायरेक्टली निकालने में भी तुमको 2 मार्क मिल जाएगा, समझे। सीईटी में भी इसके ऊपर एमसीक्यू आया, खाली आईएफ निकाल के दो हमको, और बोर्ड में तो प्रॉपर 1 मार्क का क्वेश्चन भी आया है, 2 मार्क का एमसीक्यू भी आया होता है कि खाली आईएफ निकाल के। तो इट इज अ विन विन सिचुएशन फॉर यू। अगर आईएफ भी निकालने आ जाता है तुम लोग को, तुम्हारा आधा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, समझे। नाउ व्हाट इज आईएफ? आईएफ कुछ नहीं है, आईएफ है e raised to integration of p dx। अब तुमको अगर थोड़ा भी ध्यान दे तो मैंने फर्स्ट पेज पे लिखवाया था कि p and q आर फंक्शंस ऑफ x। अगर वो x का फंक्शन है तो ही dx से इंटीग्रेट हो पाए, अगर वो x का फंक्शन नहीं है तो dx से इंटीग्रेट नहीं होता है, समझा। तो जो भी तुमको p रहेगा वो तुम्हारा log x, sin x, cos x, e raised to x, ये सारे टर्म्स ही, समझे, ये सारे फंक्शंस ही होंगे और कुछ भी नहीं, समझा। ये तुम्हारा IF है। तुमको खाली बोला कि IF निकालो, आपको ये निकाल के रख देना है और कुछ सॉल्व नहीं करना। से सपोज अगर आपका P1 तो आपका जो IF बनेगा e raised to integration of 1 dx which is e raised to x। अगर आपका से P sin x है तो आपका बन जाएगा e raised to integration of sin x dx which is e raised to minus cos x dx। ये आपको e raised to minus cos x, आपको ये याद रखना है। दिस इज योर IF। दिस स्टेप इन एवरी सम विल गिव यू 1 मार्क इफ यू आर डूइंग अ बोर्ड का सम। अगर आपको एमसीक्यू में सीईटी या बोर्ड में स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आए तो आपको 2 मार्क टच करेगा। खाली ये स्टेप इसके लिए इंपॉर्टेंट है कि P को आइडेंटिफाई करो। अगर तुमने गलती से भी यहाँ पे P को, जैसे इस टर्म में P को तुम लोगों ने y लिख लिया तो तुम लोग IF बनेगा e raised to integration of y dx। अब तुम्हारी जिंदगी वहाँ खत्म हो जाएगी कि y को dx पे इंटीग्रेट करें कैसे, समझे, समझे, करें कैसे मालूम नहीं है, तो वी डोंट नो द आंसर, समझे, हमें नहीं पता, तो अटक जाएंगे। तुम्हें खाली P अच्छे से आइडेंटिफाई करना है और वहाँ पे आपका IF निकल जाएगा। तो पहले तो फॉर्मेट याद कर लो और IF याद कर लो, उसके बाद सम तो इजी है। last one.
हाँ नहीं तो ये तो नहीं आने का इसकी एक पेज समरी बनाते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक। सबसे पहले फॉर्मेट है आपका dy by dx plus dy is equals to q। उसके बाद आपको आइडेंटिफाई करना है by p and q। उसका अगला स्टेप आपको करना है i integrating factor which is e raised to integration of p dx। ये 3 स्टेप के बाद अभी आपका आएगा लास्ट स्टेप। समझे? लास्ट स्टेप पे बेसिकली आपको इसको करना है सॉल्व। ये सब झंझट किया, p निकाला, q निकाला, if निकाला, क्यों निकाला, इसको इक्वेशन में डाल दीजिए। समझे? अब इक्वेशन तुम्हारी बनेगी कैसे, ध्यान दो। इक्वेशन तुम्हारी कुछ ऐसे बनेगी, x times if is equals to integration of q if dx। तुमको समझ रहा है मैंने यहाँ पे क्या किया है? if का मतलब p नहीं होता है। बहुत सारे बच्चे if का मतलब p समझते हैं। समझे? if का मतलब p नहीं होता। if का मतलब होता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। समझे? क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। सॉरी, क्या होता है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अच्छा, ठीक है, तुम लोग पहले ये याद रखो। देखो यहाँ पे आपको करना है y टाइम्स if और यहाँ पे dy है। यहाँ पे तो dy था ना, मैंने पहले dy लिखा था, dx मैं dx से खत्म करेगा। यहाँ पे मैंने पहले क्या लिखा था? dx से खत्म, dx लिखा था, बराबर लिखा था, सही लिखा था मेरे पास। y if 2 टाइम्स द dx आएगा। मैंने dx लिखा था ना पहले, श्योर है? मुझे लगता है मैंने मिटा के dy लिखा। ठीक है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म। एक और फॉर्म है ऐसा, ठीक है, वो बता देता हूँ क्या आएगा, कैसे आएगा और क्यों आएगा, समझा देते। जैसे हम लोग ने याद है इसके पहले की एक्सरसाइज की थी जिसमें हमने y इक्वल टू vx लिखा था। मैंने बताया था कुछ टर्म्स में हमको x इक्वल टू vy लिखना पड़ता है। कब लिखना पड़ता है ऐसा? इसमें वही केस है, जब अगर इसमें dx by dy आ जाएगा तो जहाँ y है वहाँ x आ जाएगा, जहाँ x है वहाँ y आ जाएगा, तो उसका if हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ p dy। समझे? क्या हो जाएगा? p dy। यहाँ पे x if आएगा, इंटीग्रेशन q if यहाँ पे dy आएगा। बाकी मेथड सब दोनों का सेम रहेगा। आपको सॉल्व करने के लिए ये करना पड़ेगा और तुम्हारा सम सॉल्व हो जाएगा। ये इसकी शॉर्ट सम है। समझे? अब एक एग्जांपल देख लेते हैं, उसके हिसाब से इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, चलो एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पे एक बहुत बेसिक सा सम दिया हुआ है, dy by dx। यही ना पिछले पे dy by dx plus y is equals to e raised to minus x। सबसे पहले चेक करो फॉर्मेट है कि नहीं है। फॉर्मेट है, dy by dx भी है, py भी है, e और q भी है। अब आइडेंटिफाई करो p कितना है बताओ, q क्या है। अब इसके बाद क्या करना है हमको? if क्या निकालना है? फर्स्ट स्टेप हो गया, सेकंड स्टेप हो गया। अब आया if क्या है? e raised to integration of p dx।
पी डी एक्स, समझे क्या है, ई रेस टू इंटीग्रेशन ऑफ पी डी एक्स, हेलो वाई आई एफ, वाई आई एफ, वाई वाई देखो वाई की जगह पी मत लिख देना, वाई वाई आई एफ क्या है आपका, पी कितना है 1 और यहाँ पे एक्स आएगा, वाई ई रेस टू एक्स इज इक्वल्स इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डॉट, देखो इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, इंटीग्रेशन ऑफ क्यू, समझे, फिर आई एफ, फिर आई एफ सी रेस टू एक्स डी एक्स प्लस सी, समझे, समझे प्लस सी। अब उनको इसको सॉल्व करना है, ये तो इजी है क्योंकि यहाँ पे क्या है e रेस टू माइनस एक्स और e रेस टू एक्स कट हो जाता है, खाली 1 dx बचेगा, 1 dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x, प्रॉब्लम सॉल्व, समझे, y e रेस टू x इज इक्वल्स टू x प्लस c, सालों को एक साइड ले लो, ऐसे रखो तो भी चलेगा, पूरा पूरा यही है पूरा पूरा ऐसे, समझा, पक्का जमेगा तुम लोगों को। अब तुम टेक्स्ट बुक सब बंद करो, मैं एग्जाम देता हूँ उसको सॉल्व करके दिखाऊंगा। ठीक है, यही सब सॉल्व करोगे तो मैंने पहले एक एग्जाम्पल भी लिखा था, या रफली करो, फिर समझ आएगा तो अच्छे से लिखो बैठ के, ये लिख लो कि समझ आएगा एक बार, फिर समझ लिखो, फिर समझोगे। डिफरेंशिएशन या डिफरेंशियल इक्वेशन से हमको कैसे इसको सॉल्व करना है वो देखने का है, क्योंकि साइंस 2 की डाइजेस्ट लेके आऊँ और चित्रा को बुलाओ भाई, अभी पहले पॉपुलेशन में ह्यूमन या बैक्टीरिया मोस्टली इनके समस्या, अभी आपको ध्यान देना है कि पॉपुलेशन ग्रो होती है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, अनलेस यूनाइटेड को जापान हो, उसके अलावा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम पॉपुलेशन हमारे जापान में वो बहुत ग्रो है, ठीक है, तो पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम ग्रो, तो आपको ना एक फिक्स सेट बना के रखना है अपना, अगर एमसीक्यू में ये सब आता है तो सेट का लास्ट फॉर्मूला लिखना है, लेकिन अगर थ्योरी में आता है तो आपको एक फिक्स सेट लिखना ही है। अब क्या है, देखो चेंज इन पॉपुलेशन विथ रिस्पेक्ट टू टाइम इज प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन, ये तुमको याद है सर, व्हाट इज दिस, dp by dt प्रोपोर्शनल टू p, dp by dp by dt प्रोपोर्शनल टू p, ये तुमको याद रखना है, ठीक है। अब ये चेंज इन पॉपुलेशन प्रोपोर्शनल टू पॉपुलेशन का मतलब क्या है कि आपको सब में टाइमलाइन दी रही कि इस जगह की पहली पॉपुलेशन x थी, 10 साल बाद y बनी, 20 साल बाद कितनी हो, या एक जगह की पॉपुलेशन एक टाइम पे x से y आने में इसको t1 टाइम लग गया, y से z आने में इसको कितना टाइम लगेगा वो t2 तुमको निकालना पड़ेगा। ये दो टाइप के सम्स इसमें मेजरली वेरी है, समझा, जो लेटर है वो ज्यादा जो मैंने अभी बताया, समझे। अब इसमें आपको ये फिक्स एक सेट याद रखना है, इसके थ्रू ही ये सॉल्व होगा, प्योर डिफरेंशियल इक्वेशन से सॉल्व होगा और कोई तरीके से सॉल्व होगा ही नहीं ये सब, समझे। तो पहला सेट आपका ये है कि आपको dp by dt प्रोपोर्शनल टू p लिखने का ही,
उसके बाद आप फिजिक्स का रूल लगाओगे कि प्रोपोर्शनल साइन हमको नहीं अच्छी लगती, इसकी वजह से यहाँ पे कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दोगे, वो हो जाएगा आपका के, समझे। इसके बाद आप करोगे वेरिएबल सेपरेबल, मतलब डी बी इज इक्वल्स टू के पी डी टी, एंड इसके बाद आप लोग करोगे इंटीग्रेशन, करोगे इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब यहाँ पे खाली रूल क्या करो, P के साथ P को रखो और T के साथ T को रखो। अब यहाँ पे T तो नहीं है, तो यहाँ पे ये वाला टर्म आपका बन जाएगा करेक्ट। ये करने के बाद दोनों हाँ कुछ बोल रही थी क्या भैया पीछे से? ये यहाँ आएगा, ये यहाँ आएगा, और अब जब ये सॉल्व होगा तो इसका आंसर क्या आएगा, log p करेक्ट इज इक्वल्स टू kt प्लस c, समझे। आपको प्लस सी नहीं मिली, ये आपका प्राइमरी स्टेप रहेगा। इसके बाद कैसे करना है उनको सॉल्व करके बताऊंगा कि कैसे रहेगा, लेकिन जब तक आपको ये नहीं आएगा आप सब में आगे नहीं बढ़ पाओगे। log p इक्वल टू kt प्लस c, ये आपको ध्यान रखने का ही। This will be your first step whenever you see a population kind of sum. याद रखना population with respect to time increase होता है। क्या होता है? Increase। यही हमको ध्यान देके ये सम सॉल्व करने हैं। Population with respect to time क्या होता है? Increase होता है। काम करो, with note बनाई दो, देखो population human bacteria sums और ये स्टैंडर्ड फॉर्म लिख लो फटाफट, तो सम करते हैं।